यहाँ पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, डॉलर्स नहीं है, टीटीपी आ रही है, टीटीपी जा रही है, ये बातें हो रही हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है, वहाँ पे G20 समिट की तैयारियां हो रही है, प्रवासी भारतीय जो समिट है वो चल रहा है। एक तो कर्जे में डबल कर दिया, फिर इकोनॉमी इतनी तोड़ दी, और फिर आप कहते हो रियासत क्या कहते हो मदीना, रियासत मदीना और फॉरेन पॉलिसी का दबाव बर्बाद कर दिया। अमेरिका तबाह नाराज, बर्बाद कर सऊदी दिया। अरेबिया नाराज, चीन नाराज, हिंदुस्तान नाराज, ईरान नाराज, अफगानिस्तान नाराज। सच्चाई है, यू हैव टू फाइंड अ मोदी, यू हैव टू इन्वेंट अ मोदी, यू हैव टू डिस्कवर अ मोदी, आपको वो चाहिए। अगर मतलब अफसोस इसलिए होता है कि देखते हैं हिंदुस्तान को, देखते हैं बांग्लादेश को, देखते हैं और इस रीजन की मैं कंट्रीज की बात कर रहा, मैं तो अमेरिका यूरोप की तो खैर अब बात ही नहीं होती। मैं देखता हूं कि वहां पे मतलब एक फिर एक चीजें स्मूथ चल रही है। ठीक है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन अमेरिका में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, कहीं पे भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, लेकिन इस तरह के अप्स एंड डाउन नहीं होते जिस तरह के पाकिस्तान में देख रहे हैं। और एक नाजुक मोड़, एक नाजुक मोड़, खुदा जाने की नाजुक मोड़ क्या चीज है कि जिससे अभी तक 75 साल हमें हो गए लेकिन उससे हम आगे नहीं बढ़े। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान इस समय गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट हो रही है। कहीं पर आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि ये एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। दुनिया भर से मदद की अपील कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान की कराची में 1 किलो आटा इस समय 140 से 160 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1500 और 20 किलो की बोरी 2800 रुपये में बिक रही है। लोग रोजाना 10 घंटे तक लाइन में लगे हैं और तब जाकर उन्हें आटा नसीब हो रही है। गेहूं की सबसे ज्यादा कमी पंजाब और आसपास के प्रांत में है। इस संकट के लिए लोग शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। गेहूं की कमी और महंगे आटे की वजह से पाकिस्तान में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। ना या तो पीछे हो जाए उससे, उस नाजुक मोड़ से चले, कम से कम खतरा कम हो जाएगा, या उससे हम गुजर जाएं। हमें यही बताया जाता है जी नाजुक मोड़ है। फॉरेन मिनिस्टर भी यही कहते हैं, आर्मी के हमारे जो जनरल साहिबान होते हैं वो भी यही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो भी यही कहते हैं। ये पॉइंट अगर आपकी समझ में आता है, हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि बाकी किसी के यहाँ हमने ये बात नहीं सुनी। ना आपके यहाँ सुनते हैं, ना बांग्लादेश 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ, ना उनके यहाँ सुन, इवन अफगानिस्तान की नहीं सुनते, लेकिन पाकिस्तान में ये बार बार सुनाई देती है ये बात। देखिए फखर भाई, दिक्कत क्या है, 3-4 चीजें फंडामेंटली गलत हुई है। पहली बात है फॉरेन पॉलिसी थी जी नहीं, और फॉरेन पॉलिसी इन 3 जगहों में फंस के रहेगी, अब भी फंसी पड़ी है, आज की भी बात करो फंसी पड़ी है, निकली नहीं है बिल्कुल अभी। ठीक। जी दूसरी बेस है रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, एक दूसरी बात रही है। तीसरी बात, मैं करीब पिछले 5 साल से टीवी पे, डिजिटल चैनल्स पे ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है? आप रोड मैप क्या बना रहे हैं? मैं किसी हुक्मरान से, किसी जनरल साहब से पूछूंगा, सर आप रोड मैप बताएं ना, आप क्या करेंगे, कि आपका एजेंडा क्या है? देखिए, हमने हाँ 1993 में इकोनॉमी खोली विद अ रोड मैप। उसके बाद और गवर्नमेंट्स आई, खोला, सबने काम किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने बिल्कुल। खुद आके, मेरे से पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है। पर फिर एक नरेंद्र मोदी आते, वो इसमें बिल्कुल स्पीड लगा देते, बिल्कुल इसको भगाने लगते हैं, राइट? पांचवें गेयर में लगा देते हैं। 5वें गियर में लगा देते गाड़ी को, बिल्कुल। बट, और चौथी बात रही है, एक तो ये रोड मैप नहीं, चौथी बात है कोई भी आपके यहाँ गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं है। हाँ कोई भी गवर्नमेंट करप्शन फ्री बिल्कुल नहीं ठीक। है। कोई किसी कोई ऐसा नहीं जो साफ हो। मैं तो कई बार कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नीड, पाकिस्तान नीड्स अ मोदी एंड देयर इज नो मोदी। सच्चाई है, आपको ऐसे लीडर चाहिए जो बोले 30 साल तक ये सब बंद करो, 30 40 50 साल तक काम करते, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। अभी भी सब जबरदस्त। क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी देखिए, हांडी हांडी की दाल गर्म करते हैं। अब देखिए, बाजवा साहब की वाइफ टैक्स पेयर नहीं थी, जाते जाते उनके एक अकाउंट में $600 मिलियन मिलते, तो इसका मतलब आपकी फौज की तनख्वाह ट्रिलियंस में होनी चाहिए, कि तभी तो 600 मिलियन बच की बचत होगी। आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, अब कहाँ से बिल्कुल आए सबको पता है। बट अगर यहाँ हर कोई देश को निचोड़ रहा है, देश का मतलब कैनिबलाइजिंग हो रही है, हाँ सो डोंट माइंड हाँ माय वर्ड, इट इज बिल्कुल कैनिबलाइजिंग ऑफ द कंट्री। तो फखर भाई, उसका असर तो कहीं ना कहीं आएगा ना, अगर आप कैनिबलाइज कर रहे हो, बिल्कुल। उसका असर आएगा 70 साल से। अब फिर जब फंसते हैं, फिर फंसते में 3 चीज बोलते हैं, इस्लाम, उमा, कश्मीर। तो इसमें इसमें लोग को घुमा देते हैं, कहते भाई ये है, हमें ये करना, वो करना है। अब मुझे बताइए, इमरान खान साहब क्या गारंटी लेते हैं कि आज के डेट में जो हालत है कि मैं तब तक हूँ, तब तक ही फॉरनर पैसा भेजेगा, नहीं भेजेगा? ये क्या बात है? उनके आने या न आने से क्या होता है? क्या किया इमरान खान साहब ने? कौन सी बिल्कुल ठीक। चीज चेंज कर दी? और जो पाकिस्तान कर्जे में नहीं डूबा था, उसको डुबा दिया। बिल्कुल। और लोग एक चीज नहीं समझ रहे, जो डॉलर डबल हुआ है, कर्जे भी तो डबल हुए ना सर। कर्जे देने तो डॉलर में है। 24,000 बिलियन थे हमारे कर्जे, और जिस वक्त इमरान खान गए तो 56,000 बिलियन रुपए में ये कर्जा हमारे ऊपर मैं चढ़ा वही तो हुआ बोल था, रहा हूँ डबल सर, से ऊपर। डबल से ऊपर हुआ। और जितना जी डॉलर गिरेगा, उतना आपने मान लो 10 बिलियन लिए किसी से, तब डॉलर था बिल्कुल। 100 रुपए का, आज है 200 रुपए का, तो आपको आपको 200 बिलियन देना है, कर्जे मतलब डबल हो बिलियन गए। देना है ना, डबल हो गया ना। जी। एक तो कर्जे में डबल कर दिया, फिर इकोनॉमी इतनी तोड़ दी, और फिर आप कहते हो रियासत क्या कहते हो मदीना, रियासत और मदीना और फॉरेन पॉलिसी का दबाव बर्बाद कर दिया। अमेरिका तबाह नाराज, बर्बाद कर सऊदी दिया। अरेबिया नाराज, चीन नाराज, हिंदुस्तान नाराज, ईरान नाराज, अफगानिस्तान नाराज। सब मतलब जगह नाराज। और मैं आज तक फखर भाई, सबसे पहले चाहिए ये सारी, सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी को रिवैम्प करो, और या दूसरी बात, इसको रिलीजियस बेस्ड हटाओ।
तीसरी बात, जबरदस्ती उमा के लीडर बनने की जरूरत नहीं, उमा अपना बिल्कुल। लीडर ढूंढ लेगा। ठेकेदार। हाँ, और जो सऊदी अरब वगैरह जैसे उनको करने दो, उनके पास पैसा बहुत है। बिल्कुल। तीसरी बात, चौथी बात है आपका इकोनॉमिक रिकवरी प्लान क्या है। पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेवलप एटलीस्ट 21 to 51 थिंग्स व्हाई शुड पाकिस्तान, व्हेन शुड वर्ल्ड नीड पाकिस्तान। चाहे वो छोटी-छोटी चीजें ही हो, आपको आइडेंटिफाई करके डेवलप करनी पड़ेगी। और इसका भाई इसमें 30 साल लगेंगे, तब तक ये कश्मीर और सारी कहानी सब कुछ बंद। और आप वाकई एक सेकुलर कंट्री बनो, एक वाकई सेकुलर कंट्री बनो बाय लेट अस स्पिरिट एंड प्रिंसिपल। मैं बता रहा हूँ चीजें बदल सकती है। और एक ईमान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब रसोइया ईमानदार चाहिए। There should be a very, very honest politician. You need somebody like Modi. You have to find a Modi. You have to invent a Modi. You have to discover a Modi. आपको वो चाहिए। अगर वो 30 साल तक चला है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ रिकवरी हो सकती है। बट ये 6-7 चीजों का जवाब फकर भाई, मैं इतने हजारों टीवी डिबेट कर चुका हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं दिए कि इनका प्लान क्या है। बेशक। मतलब वही वाली बात है कि अंधेरे के अंदर हम उन सुई को, यानी नीडल को ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे मिलेगी हमें? अगर ये पता नहीं है तो फिर कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बॉर्डर के इस पार, यानी पाकिस्तान जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है, डॉलर्स नहीं है, टीटीपी आ रही है, टीटीपी जा रही है, ये बातें हो रही हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार, दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है, वहां पे G20 समिट की तैयारियां हो रही है, प्रवासी भारतीय जो समिट है वो चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इनको एक तो खैर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से बहुत इसकी अहमियत है, कौन कौन इसमें आ रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, यहाँ पे इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं? इस्लामाबाद में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रही, कराची लाहौर में नहीं मिल रही, पेशावर क्वेटा में नहीं मिल रही, लेकिन हिंदुस्तान में। तो खैर कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छी बात है अगर कोई चीज, बल्कि बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, हम यहाँ से उसको देखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग उसमें इन्वॉल्व है करने के लिए, वो वहाँ की हुकूमत के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है, तो यकीनन उनको अप्रिशिएट करना बनता है। सुमित जी, क्या हो रहा है? ये हमारी तरफ कुछ और हो रहा है, तो आप लोगों की तरफ कुछ और हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब आप हमें अकेला छोड़ के और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस समिट चल रहे हैं उस तरह में। जो हमारे भारतीय, देखिए सबसे पावरफुल डायस्पोरा अगर कभी दुनिया में है अभी, सबसे संपन्न, सबसे रिच इज इंडियन डायस्पोरा, और सबसे बड़ा भी इंडियन डायस्पोरा है। अब यूएसए की बात करें तो 4.4 मिलियन तो वहीं पे है केवल यूएसए में, और करीब ये आइडिया है करीब ये 17 से 20 मिलियन तक का है ये जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है। तो मतलब करीब अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं तो करीब मतलब ये करीब 2-2.5 करोड़ लोगों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टोटल। जबरदस्त। 2-2.5 करोड़ एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है बिल्कुल। और यहाँ अगर आप ये भी जानते हो कि रिपैट्रिएशंस में है जो भारत नंबर 1 है अभी रिपैट्रिएशन करीब $100 बिलियन की साल की। तो ये दो चीजें पहले इनको हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो भारतीय, कुछ इनमें से 99 या 98% वो है जिनके भारतीय पासपोर्ट है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े आदमी भारतीय पासपोर्ट है, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल को कौन नहीं जानता? ही इज अ स्टील मैग्नेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का करीब 20% स्टील बनाते हैं आज की डेट में। पर 20% स्टील होने के बाद, इतने बड़े आदमी होने के बाद, उनका पासपोर्ट इज इंडियन, और आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। आई हैड ऑलवेज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर मिस्टर मित्तल बिकॉज़ ही नेवर चेंज्ड हिज पासपोर्ट। और ऐसा नहीं कि मित्तल साहब को कोई पासपोर्ट नहीं देगा, अगर वो चाहेंगे तो अभी जो बाइडेन एयरफोर्स 1 में लेने भी आ जाएंगे। नहीं, वो तो बल्कि सैल्यूट भी करेंगे और सारा कुछ करके कहेंगे कि प्लीज आप आइए। बिल्कुल, नो डाउट। ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, पर उनका रूट्स इंडियन है, उनको ओआईसी कार्ड, पीआईओ कार्ड, ये सब मिलता है। पर पर्सन ऑफ पीआईओ इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड मिलता है। अब ये जो हमारे पावर है फकर भाई, बहुत बड़ी पावर है, ये दुनिया में हर जगह फैली हुई है। अब की बार का समिट हो रहा है इंदौर में। इंदौर को 6ठी बार लाइन में क्लीनेस्ट सिटी बोला गया, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब थे वहाँ, हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब थे, और मोदी जी को भी उनको सम्मिलित, मोदी जी विल आल्सो प्रेजेंट समिट। लास्ट टाइम ये गुजरात में हुआ था, आपको याद होगा शायद कि वहाँ का ट्रंप आई थी, ये कोविड के पहले की बात है जी। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो कंट्रियों के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह उनको चीफ गेस्ट वगैरह बनाया जा रहा है, राइट। और अब की बार 2 छोटी कंट्रियों के लोग चुनेंगे फॉर चीफ गेस्ट। इसमें करीब 100 से 150 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं। पहले क्या होता, जो हमारा डायस्पोरा होता, ये आता, एक दिन का उनके समिट होते हैं, सेमिनार होते हैं। जैसे भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने 4 दिन एक समिट किया, सेमिनार किया, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, क्या क्या नई विदेश में प्रैक्टिस जो इंडिया में लाई जाए, कैसी ऐसी चीजें हैं, क्या वहाँ एडवांसमेंट है जो भारत में बताई जाए, कौन सी ऐसी दिक्कतें जिनका मिलकर सोल्यूशन करें। फिर वो रिमोट गए विलेज ऑफ कर्नाटक में, वहाँ